हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का रक्षा कार्यक्रम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये क्लासेज चल रही हैं। उसी के तहत हमने लास्ट क्लास में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, केवल भारत का नहीं, दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी काम कर रही हैं, हमने काफ़ी डिटेल में वो समाप्त कर दिया था विद करंट अफेयर्स। सेम चीज़ हम करने जा रहे हैं रक्षा कार्यक्रम में। पहले हम बुनियादी चीज़ें देखेंगे जिसने भारत के रक्षा कार्यक्रम की नींव रखी, मिसाइल कार्यक्रम की नींव रखी। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह जानेंगे कि किस चीज़ में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, किसका क्या मतलब है। फिर हम करंट में जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी हैं उन सब पर बात करेंगे और हर एक चीज़ समझाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक हल्का सा आप लोगों को व्यू दे रहा हूँ। चूँकि ये टोटल रक्षा कार्यक्रम की PDF 32 पेजेज की है। कुछ स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर साइंस एंड टेक में थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा है, समझने में समय लग रहा है, तो क्लास थोड़ी छोटी रखी जाए। इसीलिए इस टोटल रक्षा कार्यक्रम पर 3 क्लासेज आएंगी, मतलब 10-10 पेज की PDF पर एक क्लास बन जाएगी। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरी, कि थर्ड क्लास में आप क्या पढ़ोगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और आप क्या समझने जा रहे हो। ठीक है, तो अगर लास्ट क्लास को देखें तो जैसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, तो VLSR इसका परीक्षण हुआ है, तो इसकी पूरी टेक्नोलॉजी और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही आप देखोगे जोरावर टैंक है, जो लाइट टैंक है, उसके बारे में जानोगे क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। फिर LRLACM, जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं उन सबको जानोगे। हाइपरसोनिक मिसाइल का एक परीक्षण किया है, जो सबसे लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसके बारे में जानोगे। ये सब करंट के टॉपिक हैं, बहुत डिटेल में। K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट 75 पूछ लेते हैं क्या है ना, तो वो जानोगे। इसके तहत कौन कौन सी पनडुब्बियाँ बन रही हैं, वो सारी चीज़ें जानोगे। फिर जितने युद्धपोत हैं उनके बारे में जानोगे। INS का मतलब जानोगे, मैनपैड्स का मतलब जानोगे। तो हर एक चीज़ जो पूछी जा सकती है, VSORADs क्या होते हैं, उसके बारे में जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये तीसरी क्लास का कंटेंट है, लास्ट वाला। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। शुरुआत की क्लास में हम बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास से आपके करंट स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे दिव्यास्त्र हो गया, भार्गवास्त्र हो गया, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं, रुद्रास्त्र क्या होता है। तो चलिए सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपके बैच का भी माइंड मैप रखा गया था, कल ग्रुप कॉल हुई थी टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोगों को भी बताए दे रहे हैं जो भी ग्रुप कॉल से नहीं जुड़ पाए थे, कि नेक्स्ट 1.5 मंथ में, यानी कि मार्च लास्ट तक, आप लोगों के पास ऐसा समय है कि हम थोड़ा सा स्पीड स्लो रख रहे हैं, जिससे कि आप वो चीज़ें गेन करते रहो। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये 3 सब्जेक्ट एकदम नए थे, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक। इसके बाद बाकी के सब्जेक्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंटों ने पढ़े हैं, अगर पेट एग्जाम दिया है तो वहाँ पे भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक के बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी। इसके जस्ट बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ स्टूडेंटों का ये कहना था सर कि इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा क्लास भी दे दी जाए, जैसे राष्ट्रीय आय है, तो उसकी जितनी भी अवधारणा है, हालांकि वो आपके टॉपिक में नहीं है, क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन उनका ये था कि और भी एग्जाम देते हैं तो एक समझ बन जाए, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती। तो 3-4 क्लासेज आपकी इसमें और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई जाएंगी। टोटल 10 टॉपिक हैं, तो 13 से 14 क्लासेज इकोनॉमिक्स में आएंगी। शुरुआती 4-5 क्लासेज अल्टरनेट डे पर आएंगी, फिर डेली क्लास हो जाएगी यहाँ से, और इसके बाद फिर लास्ट तक आपकी डेली क्लासेज ही चलेंगी। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं आपके में, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री पर भी बहुत डिटेल में क्लासेज आएंगी। शुरुआत में रेगुलर क्लासेज आएंगी, यानी थ्योरी फॉर्म में। इसके बाद जैसे ही आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, यानी मार्च लास्ट, जैसे ही मार्च लास्ट होगा, अप्रैल की शुरुआत से 1 या 2 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी इन्हीं सब्जेक्ट पर MCQs बेस्ड क्लास। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा, रिवीजन कर लिया, याद कर लिया, फिर MCQs बेस्ड क्लास में आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो रिवीजन भी हो जाएगा और समझ भी अच्छी बन जाएगी। तो 2 टाइप की क्लासेज आने जा रही हैं आप लोगों के पास। नेक्स्ट 45 से 50 डेज हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर लेना। जैसे ही मार्च एंड होगा हम स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, डेली क्लास भी आएगी, कुछ टेस्ट भी रख दिया करेंगे शाम में, रिवीजन प्रोग्राम, ये सब इतना चलेगा कि नेक्स्ट 1 मंथ में, अप्रैल भर में, कम से कम नहीं तो 3 से 4 सब्जेक्ट पर काम होगा।
जैसे ही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगी हम यूपी स्पेशल शुरू कर देंगे। तो मतलब अप्रैल की शुरुआत में आपका यूपी स्पेशल भी शुरू हो जाएगा, उस पर वैल्यू एडिशन भी होगा, जिला दर्शन भी होगा, और पूरे अप्रैल में जितना काम होगा वो बराबर होगा जितना काम अभी आपका मार्च और फरवरी में टोटल मिला के हुआ। तो अपने आप को उसके लिए रेडी रखो, बराबर पढ़ते रहो। इन चीज़ों को ऐसे याद कर लो कि एटलीस्ट ये तो रहे कि इतना याद हो गया, वहाँ पर बस केवल मेहनत वही करनी है जो चल रहा है उस टाइम पर। ऐसे आप लोगों को खुद को तैयार करना होगा। अब भारत का रक्षा कार्यक्रम देख लेते हैं। जैसा बोला है कि आज हम केवल बुनियादी चीज़ों पर बात करेंगे। तो रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत अगर हम देखें कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास स्वदेशी कुछ खास था नहीं। बंदूक भी हमारे पास अपने यहाँ नहीं बनती थी, ठीक है, जो अच्छी बंदूकें होती हैं, हालांकि अभी भी नहीं बनती है। जो AK-47 होती है, रशियन है, इसका AK-203 का प्लांट अभी लगा है 2-3 साल पहले अमेठी में। तो अब बनने लगी, नहीं तो हम बाहर से ही मंगाते थे। M4 कार्बाइन है, अमेरिका वगैरह स्वीडन वगैरह से मंगाते हैं, है ना। तो अभी भी हम बंदूकों के लिए भी निर्भर हैं बाकियों पर। हालांकि अब ऐसा हो गया कि पिछले साल 1.5 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन हुआ, जिसमें से 25 से 27 हज़ार करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया। तो अब जो गोली वगैरह हैं, बंदूक हैं, बम हैं, जो भी हथियार हैं, स्वदेशी बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। स्वदेशी रडार बनाने लगे हम लोग, मिसाइलें तो पहले से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारे पास स्वदेशी के नाम पर कुछ भी खास नहीं था। तो स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में हम क्या थे, काफ़ी हद तक विदेशी सैन्य आयात पर निर्भर थे। 1980 के दशक में क्या हुआ, एक प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, IGMDP। इसको शुरुआत करने की बात हुई, पूरा प्लान बना PM के स्तर से, फुल फंड दिया गया। जो डिफेंस DRDO की लेबोरेटरी थी उसका संचालक बनाया गया डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, और यहाँ से काम शुरू हुआ। गाइडेड का मतलब होता है कि वो अपने आप जो लक्ष्य है उसको खोज लेगी। सीकर लगे होते हैं, ठीक है। तो सीकर क्या होता है, सीकर तो विस्फोटक होता है। इसके बाद जो खोजने वाले होते हैं GPS आधारित होते हैं, नेविगेशनल, अपने आप वहाँ पहुँच जाती है। ये प्रोग्राम बनाने का एक परियोजना शुरू हुई। तो 1980 के दशक के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध मतलब होता है 1980 के दशक की बात कर रहे हैं तो 1985 के पहले की बात हो रही, ठीक है। 1980 से 85 की बात हो रही, ये हो गया पूर्वार्ध, ठीक। इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत हुई। इस विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ था ना, वो यही था, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP। इसने क्या किया, भारत को मिसाइल शक्ति बना दिया। क्योंकि इस टाइम तक अगर हम देखें कि रॉकेट हम बना चुके थे, प्रथम हमने अपना खुद का रॉकेट बना के छोड़ दिया था 1980 में, ये आप पढ़ चुके हो। तो उसी रॉकेट इंजन का यूज करके ही, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ही हमें मिसाइल बनाना था, तो आसान था, ठीक है। बल्कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो DRDO है के लिए ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया जिसने 2026 तक, मतलब वर्तमान तक अगर बात करो, तो भारत को ड्रोन के क्षेत्र में, रडार के क्षेत्र में, मिसाइल डिफेंस के क्षेत्र में, एंटी ड्रोन प्रणालियों के क्षेत्र में अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा कर दिया, ठीक। अब जानते हैं IGMDP के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कब आया, 26 जुलाई 1983 को, जब भारत सरकार ने IGMDP कार्यक्रम को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। नेतृत्व किसने दिया, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को इसका हेड बनाया गया। और हेड कैसे बनाया, क्योंकि सारी चीज़ें रिसर्च होनी है अभी तो, है ना, बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च होना था। तो जो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है DRDL, इसका निर्देशक इनको बनाया गया। और जो तत्कालीन PM थे इंदिरा गांधी जी, और रक्षा मंत्री थे R वेंकटरमन, इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन सुनिश्चित कर दिया। अब जान लेते हैं, अब चूंकि हम सारी चीज़ें अभी जानेंगे, पटना करके होता है, इस कार्यक्रम में 5 प्रकार की मिसाइलें बनाएंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, सबके बारे में जानेंगे। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले आपको मिसाइल के प्रकार पता होने चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, क्रूज कौन सी होती है, हाइपरसोनिक कौन सी होती है, सबसोनिक कौन सी होती है ना, एंटी टैंक, तो वो सारी चीज़ें अभी जान लीजिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानते हैं। एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, रॉकेट इंजन लगा होता है। अब रॉकेट का काम क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाना, फिर वायुमंडल में एंट्री करता है, और ग्रेविटी की वजह से और स्पीड इसकी बढ़ जाती है, और फिर जहाँ पर इसे टकराना होता है वहाँ टकराता है।
मेन इसका काम क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाता है। क्योंकि रॉकेट इंजन लगा है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 5 मैक से 25 मैक तक हो जाती है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि एकदम सटीक इससे हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत लंबी दूरी की होती है, बहुत तेज स्पीड होती है और वायुमंडल से बाहर जाना है, तो एकदम पिन पॉइंटेड हमला करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा चीज़, जब वायुमंडल में जाएगी तो राडार जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतना राडार से पकड़ने में उसके लिए आसानी होगी, तो राडार से भी पकड़ा इसको जा सकता है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन की सहायता से बहुत ऊंचाई तक जाती है, फिर इंजन इसका क्या है बंद कर दिया जाता है या बंद हो जाता है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बैलिस्टिक पथ को ग्रहण करती है, मतलब बैलिस्टिक पथ पर चलती है और लक्ष्य पर गिरती है। सामान्यतः यह वायुमंडल से बाहर निकलकर पुनः प्रवेश करती है। गति इसकी अत्यधिक होती है, 5 मैक से लेकर के 25 मैक तक गति हो सकती है। विशेषताएं क्या होती हैं? लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है और इसे बीच में ही रोकना अत्यंत कठिन होता है। एक बार आपने इसको मीन्स बटन दबा दिया और ये निकल गई तो फिर बीच में नहीं रोक सकते। प्रकार क्या है? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी होती हैं, मध्यम दूरी की होती हैं और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी होती हैं, ICBM जिसे बोला जाता है। इसका दूसरा जो मिसाइल प्रणाली है वो है क्रूज मिसाइल। अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस हमारी एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और कौन सी मिसाइल है क्रूज मिसाइल? इसमें भी होता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक 3 प्रकार की क्रूज मिसाइलें होती हैं। एक होता है सबसोनिक, सबसे कम स्पीड होती है इसकी। दूसरा सुपरसोनिक और तीसरा होता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक की स्पीड 5 मैक से शुरुआत होती है, 5 से 10 मैक तक जाती है। मैक का मतलब क्या हो गया? जो आवाज़ की गति है उसके बराबर। 1 मैक मतलब आवाज़ की गति के बराबर, 2 मैक मतलब उससे डबल। ठीक है, तो ब्रह्मोस का आप सबने सिंदूर में नाम सुन ही लिया होगा। ब्रह्मोस की अगर स्पीड देखें तो 2.8 से 8 मैक तक होती है और इसको नहीं रोक पाई, ना कोई राडार पकड़ पाया ना कुछ है। ठीक है, तो अभी हमारे पास या दुनिया के किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं। क्रूज का मतलब होता है क्रूज करते हुए जाती, बिल्कुल पृथ्वी के जो धरातल है उससे करीब जाती है। इससे क्या होता है? राडार की पकड़ में नहीं आती है। दूसरा, ये अपना पथ भी बदल सकती है, मार्ग भी बदल सकती है, जिससे कि राडार पकड़ ही नहीं पाता। कोई अगर डिफेंस सिस्टम का काम क्या होता है? वो मिसाइल को उसने कैच किया और फिर वहाँ से एक मिसाइल आती है इसको ध्वस्त करने के लिए, तो इसने अपना मार्ग बदल देगा, तो डिफेंस सिस्टम भी कोई कारगर नहीं होता इसके लिए। तो ये होती है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल पूरे समय इंजन के सहारे उड़ती है, मतलब इसमें इंजन बंद नहीं होता है। यह हवाई जहाज की तरह वातावरण के अंदर ही उड़ती है। जैसे हवाई जहाज होता है तो आपका कहाँ समताप मंडल में उड़ता है, ये भी ऐसे ही उड़ती है। यह जमीन या समुद्र की सतह के बहुत पास उड़ सकती है, जिससे राडार इसे पकड़ नहीं पाता। हालांकि मोदी जी की भाषा में बोलें तो उन्होंने बोला था बालाकोट स्ट्राइक के समय कि जो बादल हैं उस टाइम हमला कर दो, राडार के पकड़ में नहीं आएंगे। फिर जो सेना के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि नहीं, बादलों से कुछ नहीं होता है, राडार के जो सिग्नल होते हैं बादलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बोले दिक्कत हो जाती है, जो इंफ्रारेड सिग्नल है हमारे, जिसकी वजह से मिसाइल अपना पथ ग्रहण करती है, वो जरूर उनमें दिक्कत आती है, तो मिसाइल छोड़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, इसमें GPS लगा होता है, टेरेन मैपिंग होती है, जैसी ये तकनीकी प्रयोग होती हैं। इसकी गति जैसा मैंने बोला 3 प्रकार की होती है। तो जो सबसोनिक होती है सबसे कम गति 0.7 से 0.9। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है मैक 2 से मैक 3, और यही हमारी ब्रह्मोस है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैक 5 तक इसकी गति होती है। हालांकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल तो हमने अभी टेस्ट कर ली, 1500 किलोमीटर तक उसकी रेंज भी है। अब वो क्रूज है कि नहीं है अभी हमने ऐसी घोषणा नहीं की। अत्यधिक सटीक होती है, पारंपरिक और परमाणु दोनों वारहेड ले जा सकती है। निम्न ऊंचाई पर उड़ान इसकी प्रमुख पहचान। अगली देखते हैं, अगली है हाइपरसोनिक मिसाइल, मतलब वही हाइपरसोनिक क्रूज की ही बात हो रही है, इसको एक अलग से दे दिया कि समझ बन जाए। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है वो वातावरण के अंदर ही रहती है, बस स्पीड इसकी 5 मैक से अधिक होती है। रास्ते में दिशा बदल सकती है, जैसे क्रूज मिसाइल। स्क्रैमजेट इंजन या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक का प्रयोग होता है। गति 5 मैक से 10 मैक तक होती। जब उसकी गति ही 5 मैक से ज़्यादा होगी तभी उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाएगा।
इसकी विशेषताएं क्या हैं? वर्तमान की सबसे उन्नत मिसाइल तकनीक है ये। इसे रोकने के लिए अभी दुनिया में जो भी वायु रक्षा प्रणालियां हैं कोई भी प्रभावी नहीं है। ट्रंप तो दावा कर देंगे कि वो इससे भी आगे का जो गोल्डन डोम बना रहे हैं वो रोक सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। भविष्य के युद्धों का प्रमुख हथियार यही मानी जाती है। अगली है एंटी टैंक मिसाइल। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती हैं, जहाँ पर भी गाइडेड लगे, इसका मतलब है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। वो अपने आप अपने लक्ष्य को देख लेगी, अगर लक्ष्य रास्ता भी बदल दे तो ये मिसाइल भी रास्ता बदल देती है। यह विशेष रूप से टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि एंटी टैंक लगा ही है। इसमें लेजर गाइडेंस, इंफ्रारेड गाइडेंस या फायर एंड फॉरगेट तकनीक होती है। स्पीड मैक 1 से मैक 2 के बीच में होती है। पैदल सैनिक भी इसे दाग सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कंधे पर रख के भी इसे दागा जा सकता है। बख्तरबंद टैंकों को आसानी से नष्ट कर सकती है। कम दूरी पर अत्यंत प्रभावी है। फिर अगली है एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस मिसाइल। तो अब सिंपल है, इसके पिछले वाली एंटी टैंक थी तो टैंक के खिलाफ थी, और ये एयरक्राफ्ट को नष्ट करने के लिए है। यह मिसाइल दुनिया के विमान हो, हेलीकॉप्टर हो या उसकी मिसाइल हो, इसको मार गिराने के लिए प्रयोग होती है। इसमें रडार और इंफ्रारेड मार्गदर्शन प्रणाली होती है। जो मैंने बोला था बादल होते हैं, तो इंफ्रारेड जो मार्गदर्शन प्रणाली है इसमें बाधा आ जाती है, मिसाइल जो है वो अपना रास्ता भी भटक सकती है। यह ज़मीन से हवा में मार करती है। गति इसकी मैक 2 से मैक 4 तक होती है। फिर एक अगला टाइप होता है, वो होती है एंटी शिप मिसाइल। शिप के लिए होगा, है ना। तो यह समुद्र में चल रहे युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए बनाई जाती है। समुद्र की सतह के पास उड़ती है, और जो भी मिसाइल समुद्र की सतह के पास उड़ती है तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है? सी स्किमिंग। ठीक है। हालांकि समुद्र में मैं बताया दे रहा हूँ, जो जहाज़ों को नष्ट करने के लिए टारपीडो भी होते हैं, उनका यूज होता है। तो टारपीडो शब्द आए तो समझ जाओ समुद्र में जहाज़ों को नष्ट करने के लिए, या जो सबमरीन है उनको नष्ट करने के लिए इसका यूज होता है। एक प्रकार का बम है जो जल के अंदर छोड़ा जाता है। स्पीड इसकी क्या है? 0.8 से मैक 3 तक हो सकती है। फिर एक मिसाइल है इंटरसेप्टर मिसाइल, जो ऑपरेशन सिंदूर है। इसके समय इसका बहुत यूज हुआ है। इंटरसेप्टर का मतलब कोई भी दुश्मन देश का कोई मिसाइल आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो हम इसे क्या है? इंटरसेप्ट करेंगे, पहचानेंगे, अवरोध के रूप में इसे नष्ट कर देंगे। ठीक है। तो यह दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने के लिए प्रयोग होती है। इसमें हिट टू किल तकनीक होती है। इसमें विस्फोट की वजह क्या होती है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है वो जाती है, और जो दुश्मन देश की मिसाइल है उसी से डायरेक्ट टकरा जाती है, तो विस्फोट नहीं करती, सीधा टकरा के नष्ट करती है। और इसकी स्पीड मैक 6 से मैक 10 तक हो सकती है। मैं बता रहा हूँ इंटरसेप्टर मिसाइल का उदाहरण आकाश, जो हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने अपनी एक मिसाइल छोड़ी थी, फतेह मिसाइल। इस मिसाइल को हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम ने कहाँ पकड़ लिया था? सिरसा में, हरियाणा के सिरसा में इसको नष्ट कर दिया था। तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल थी, या एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा आकाश। मध्यम दूरी का है, 25 से 30 किलोमीटर तक ये नष्ट कर देता है। आगे चल के पढ़ेंगे जो हम थोड़ा और मीडियम जो है, मीडियम दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो 70 किलोमीटर तक है। वो बराक है जो हमने इजराइल के साथ बनाया। इसके बाद हायर दूरी का हमारे पास वही है सुदर्शन चक्र S-400, जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। फिर कम दूरी वाले हैं बहुत छोटे छोटे, जो आप जानोगे आगे की क्लासेज में। आगे चलते हैं। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अब जो विकसित मिसाइलें विकसित की गई हैं उनकी बारे में सब कुछ डिटेल में जान लेते हैं। इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलों को अक्सर क्या है, शॉर्ट फॉर्म में पटना बोला जाता है। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, ना से N से नाग और A से आकाश। इन प्रणालियों ने भारत को सतह से सतह में, सतह से हवा में और टैंक रोधी युद्ध में अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। पहला जानते हैं पृथ्वी के बारे में। सामरिक सतह से सतह वाली मिसाइल है ये। पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल थी। मतलब जो हमने IGMDP के तहत पहली मिसाइल विकसित की थी ना, बैलिस्टिक मिसाइल, वो पृथ्वी थी। और इसका विकास 1983 में शुरू हो गया था, और पहला सफल परीक्षण 5 साल बाद ही, देखो 1988 में, 25 फरवरी 1988 को हुआ था। श्री हरिकोटा से ही किया गया था। जैसे मैंने बोला रॉकेट इंजन सारी चीज़ें उन्हीं का ही उपयोग होना है, तो वहीं पर एक काम हुआ। यह एक कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है।
पृथ्वी वन इसकी अलग अलग टाइप हैं। तो पृथ्वी वन जो है 150 किलोमीटर की रेंज है। 1000 किलोग्राम तक का ये वार हेड यानी विस्फोटक ले जा सकती है। और इसमें जो इंजन यूज हुआ है वो क्या है, एकल चरण तरल ईंधन प्रणाली वाला इंजन है और सेवा में अभी ये है। दूसरा पृथ्वी टू, तो इसकी 350 किलोमीटर की रेंज है। 350 से 750 किलोग्राम तक ये वार हेड ले जा सकती है। एकल चरण वाला तरल ईंधन यहाँ पर भी यूज हो रहा है और सेवा में ये शामिल है। पृथ्वी थ्री 350 से 600 किलोमीटर, नौसेना के लिए है, ये वायुसेना के लिए, ठीक है। 500 से 1000 किलोग्राम तक वार हेड ले जा सकती है। 2 चरण वाला ठोस, पहला चरण ठोस और दूसरा चरण तरल इंजन यूज होता है और सेवा में ये शामिल है, ठीक है। आगे चलते, इसका जो नौसैनिक संस्करण होता है ना उसको धनुष बोला जाता है पृथ्वी थ्री के, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी मिसाइल विभिन्न प्रकार के युद्ध शीर्षक, ठीक है, हाई एक्सप्लोजिव भी ले जा सकती है, सब म्यूनिशंस ले जा सकती है और न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकती है। इसका जो नौसैनिक संस्करण होता है उसे धनुष के नाम से जाना जाता है, जिसे समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। फिर अगला जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो है अग्नि मिसाइल सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ समझो, जो कम दूरी की मिसाइलें होती हैं उन्हें हम एयर डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं। जो अधिक दूरी की मिसाइलें होती हैं उन्हें हम केवल अटैक के लिए यूज करते हैं। तो पृथ्वी की क्या है, कम दूरी की है, तो पृथ्वी एयर डिफेंस भी हमारे पास है, आगे चल के आप पढ़ोगे इसके बाद। तो अग्नि का उद्देश्य क्या था, वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने की क्षमता हासिल करना, क्योंकि ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल थी जो वायुमंडल से बाहर जाएगी फिर आएगी। जैसा मैंने बोला, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाके कोई चीज़ वापस आती है तो उससे घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है, आग लग के वो जल के खाक हो जाती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आग ना लगे या आग का उसमें कोई असर ना पड़े। तो अग्नि के माध्यम से भारत ने क्या किया, कार्बन फाइबर और उन्नत रेजिन जैसे यौगिकों का उपयोग किया, जिससे क्या हुआ, 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहने वाले हीट शील्ड विकसित किए। अग्नि जो है 1 से लेकर के 5 के, अब तो 6 पर भी काम चल रहा है, ठीक है। और अग्नि प्राइम एक हमने नेक्स्ट जनरेशन वाली विकसित की जिसकी रेंज कम होती है। तो ऐसे प्रकार अगर देखो तो टोटल अग्नि के 7 प्रकारों पर काम चल रहा है, जिसकी चीज़ें अभी हम जानेंगे। तो अग्नि 1 क्या है, 700 किलोमीटर से लेकर के अग्नि 5, जिसका अभी जस्ट ही कुछ महीने पहले हमने परीक्षण किया। ऑफिशियल रेंज 5000 किलोमीटर है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये 7 से 8000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ज़्यादा हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि अमेरिका वगैरह फिर वो बोलेंगे कि तुम्हारे दुश्मन तो 5000 किलोमीटर तक ही है। अब तुम इतनी लंबी दूरी का, इसका मतलब अमेरिका के बारे में भी सोच रहे हो, यूरोप के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो है आकाश, मध्यम दूरी की सतह से, ध्यान रखना, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसका हमने बहुत यूज किया था अभी ऑपरेशन सिंदूर में। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो मिसाइल जो है रैमजेट प्रणोदन प्रणाली इसका उपयोग करती है। इससे उड़ान के दौरान निरंतर सुपरसोनिक गति यानी मैक 2.5 बनाए रखने में इससे मदद मिलती है, क्योंकि रैमजेट इंजन का यूज हो रहा है। इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह दुश्मन के चाहे विमान हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, इनको नष्ट कर सकती है और इसने किया भी। निर्देशन प्रणाली, इसमें अभी देखो हमने हाल ही में बहुत सारे रडार विकसित किए। एक को नाम हमने राजेंद्र दे दिया है, एक रडार को हमने अभी नाम दिया आइसा रडार है वो, ठीक है। तो ये सब रडार क्या होते हैं, रडार से हमें पता चल जाता है कि कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, और अच्छा रडार हो तो 400 से 500 किलोमीटर पहले ही पता चल जाता है, जिससे क्या है, फिर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और वो इंटरसेप्ट करता है उनकी मिसाइलों को। तो आकाश मिसाइल में जो राजेंद्र नामक एक स्वदेशी निष्क्रिय चरणबद्ध राडार, मतलब पैसिव फेज्ड अरे राडार लगा है, जो एक साथ क्या करता है, 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से कई को एक साथ निशाना बना सकती है। फिर अगली मिसाइल जो है हमारी वो है नाग, और इसके बारे में क्वेश्चन यही आता है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी, इसमें तो नाग ही है। तीसरी पीढ़ी की है फायर एंड फॉरगेट वाली, मतलब दागो और भूल जाओ, अपने आप ही अपने लक्ष्य को खोज लेती है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है, क्योंकि टैंक को खोजना है ना। आगे इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इसमें लगा है, जो इसे दिन और रात दोनों स्थितियों में दुश्मनों के टैंक को खोजने और नष्ट करने में सक्षम बनाती है। अब ध्यान रखना,
नामिका नामक एक विशेष मिसाइल वाहन वाहक है, मिसाइल वाहक वाहन है जिससे इसे दागा जाता है, जो एक समय में 6 मिसाइलों को ले जा सकता है। तो नामिका याद रखना, नाग के लिए यूज होता है। फिर आखिरी IGMDP प्रोग्राम की जो आखिरी मिसाइल तकनीक है वो है त्रिशूल। कम दूरी की है, सतह से हवा में मार करने वाली। ये भी ध्यान रखना कहाँ से कहाँ मार करती है, ये भी पूछा जाता है। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली है। त्रिशूल को कम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। मीन्स आकाश से नीचे वाली, विशेष रूप से समुद्र के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाली जो सी स्किमिंग मिसाइल है ना, इनके खिलाफ। मारक क्षमता 12 किलोमीटर की रेंज है इसकी, और 15 किलो का ये युद्ध शीर्ष ले जा सकती है वारहेड। अब जान लेते हैं अग्नि का जो टोटल अलग अलग टाइप है उसके बारे में। अग्नि-1 है, SRBM है। SRBM का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, 700 से 1200 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। एकल चरण वाला जो ठोस ईंधन है इसमें यूज होता है। सड़क से भी इसे छोड़ा जा सकता है, मतलब मूविंग जो ट्रक होते हैं इसको कहीं भी मूव करके उससे छोड़ा जा सकता है। अग्नि-2 MRBM है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 2000 से 3500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 2 चरण वाला इसमें इंजन यूज होता है, एक ठोस ईंधन, दोनों चरणों में ठोस ईंधन, रात में हमला करने में सक्षम है। अग्नि-3 IRBM है। IRBM क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अभी जो IRBM एक ना संधि थी USA और रूस के बीच में, यही संधि अभी क्या समाप्त हो गई। IRBM मिसाइल के लिए ही थी ये। तो 3500 तक, मतलब 3000 से 3500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। उच्च पेलोड क्षमता है, 1.5 टन तक का ये पेलोड ले जा सकती है। फिर अग्नि-4, अग्नि-3 का अभी हाल ही में परीक्षण हुआ है 2-3 दिन पहले, और उसकी भी रेंज 3500 किलोमीटर ही थी। ठीक है, बार बार परीक्षण होते हैं, कुछ चेंज किया, कुछ नया किया, कुछ उसमें नई चीज़ें लगा दी, तो परीक्षण होते रहते हैं। फिर अग्नि-4 है, IRBM है, ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। रिंग लेजर जायरो इसमें लगा है, कंपोजिट रॉकेट मोटर लगी हुई है। अग्नि-5 ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये हमला कर सकती है। 5000 से 8000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। मिर्व टेक्नोलॉजी है, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल। इसमें हम क्या है, पेलोड यूज कर सकते हैं। एक मिसाइल में हम 5-6 सीकर लगते हैं और सब अलग अलग हमला कर सकते हैं। मिसाइल उनको ले जाएगी, इसके बाद सब अलग अलग जाके अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते हैं। कनस्तर प्रक्षेपण हो सकता है, मतलब इसको कहीं दूसरी जगह ले जाके भी हम इसको दाग सकते हैं। इसके बाद अग्नि-6 पर भी काम चल रहा है, जो भी ICBM होगी, जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होगी। दुनिया के 1-2 देश ही हैं, जैसे चीन है, USA, इनके पास ही है, रूस के पास भी है। निर्माणाधीन है। 10+ इसमें MIRV क्षमता होगी, मतलब जैसे अभी हमने बताया ना अग्नि-5 में 6 की थी, इसमें 10+ हो जाएगी। अग्नि-प्राइम ये नेक्स्ट जनरेशन है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक ही रेंज है इसकी, और इसका परीक्षण हो चुका है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, नई पीढ़ी की है, हल्की है, अधिक सटीक है। ठीक है, अब थोड़ा वजन हर चीज़ का कम किया जा रहा है। वजन कम होने से क्या होता है कि रेंज बहुत सटीक हो जाती है, प्लस और ज़्यादा अगर कम हो जाएगा तो इसको आप क्या है, एयरक्राफ्ट से भी दाग सकते हो। हालांकि अभी इतनी कम इसका रेंज नहीं हुआ। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली देख लेते हैं। यह प्रणाली दुश्मन की जो मिसाइल है उसे वायुमंडल के बाहर और अंदर दोनों तरफ नष्ट करने में सक्षम है। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस। ये जो डिफेंस सिस्टम है वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में लक्ष्यों को नष्ट करती है, और इसे प्रद्युम्न के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका स्थान अब किसने ले लिया है, PDB ने। दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस, उन्नत वायु रक्षा। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल के भीतर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया, और इसे क्या बोला जाता है, अश्विन बोला जाता है। फिर अगला है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। ये क्या है, इसने किसका स्थान लिया, पृथ्वी एयर डिफेंस का, ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि ये व्हीकल से दागा जा सकता है। और ये उन्नत इंटरसेप्टर है, जिसमें 150 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर लक्ष्यों को ये भेद सकता है। फिर अभी हाल ही में हमने प्रोजेक्ट कुशा को मंजूरी दी, 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है।
इसमें हम अपना खुद का S-400 बना रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा में, ठीक है। रूस की S-400 प्रणाली के समान उससे या फिर उससे भी बेहतर स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हम विकसित कर रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा के तहत। LRSAM का मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मिशन सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र क्या है? एक हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें क्या होगा? शॉर्ट रेंज होगा, 0 से 5 किलोमीटर वाला सिस्टम भी रहेगा। इसके बाद 25 से 30 किलोमीटर, ये भी शॉर्ट रेंज में आता है, ये वेरी शॉर्ट रेंज में, ये शॉर्ट रेंज हो गया। मीडियम रेंज में 70 किलोमीटर। इसके बाद सुदर्शन चक्र जो हमारा है S-400 400 किलोमीटर तक। तो अब हम अपना खुद का S-400 जैसा ही बना रहे हैं प्रोजेक्ट कुछ आगे तहत, तो ये सारी चीज़ें विकसित की जाएंगी। इसके बारे में देख लेते हैं। यह परियोजना मिशन सुदर्शन चक्र का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से राष्ट्र को समर्पित किया था। इसका उद्देश्य क्या है? 2035 तक पूरे भारत को एक एकीकृत अवैध सुरक्षा छतरी प्रदान करना है। इसके मिसाइल वेरिएंट के बारे में जान लेते हैं। तो पहला होगा M1 जो Tier 1 होगा। इसकी मारक क्षमता कितनी होगी? 150 किलोमीटर तक। किस किस को मार सकेगा ये? लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, किसी को भी नष्ट कर सकता है। और फरवरी 2026 तक इसे क्या करना है? नियोजित कर लेना है। इसके बाद M2 Tier 2 250 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होगी। ये वाला हमने क्या कर लिया? इसका परीक्षण कर लिया है, दूसरे पर काम चल रहा है। रणनीतिक हमलावर विमान हो, इनको नष्ट किया जा सकता है, और जो भी हाइपरसोनिक खतरे हैं इनको नष्ट किया जा सकता है। और 2027 तक इसे नियोजित करने का प्लान है। इसके बाद M3 Tier 3 350 से 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, यानी कि S-400 बराबर। इससे दुश्मन के जो अवाक्स होते हैं, अवाक्स सिस्टम क्या होता है? कंट्रोलर होता है। जितने भी विमान आसमान में उड़ रहे होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है, उनको दिशा देता है, उनको बताता है। और एक अवाक्स सिस्टम हमने नष्ट भी किया था पाकिस्तान का, वही 312 किलोमीटर पर S-400 से मार गिराया था। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा दूरी पर किसी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराने वाला ये एक प्रकार से टारगेट था, ठीक है। रिफ्यूलर जो होते हैं, विमान जो होते हैं, ईंधन भरते हैं दूसरे विमानों में। बैलिस्टिक मिसाइल, इन सबको नष्ट किया जाएगा, और 2028 तक ये नियोजित होने का इसका प्लान है। प्रोजेक्ट कुशा की खासियत क्या है? इसकी हिट टू किल तकनीक है। अब एक्चुअली ये तो बातें हो रही हैं, अभी हमने कोई ऐसा विकसित नहीं कर लिया है, बजट दे दिया है, काम शुरू हो गया। लेकिन हाँ, ये टारगेट रखें कि ऐसा होगा। मैक 5.5 की हाइपरसोनिक गति से ये काम करेगा प्रोजेक्ट कुशा। जनवरी फरवरी 2026 तक M1 मिसाइल का हमने निर्माण पूरा कर लिया। M1 का कैसे कर लिया? क्योंकि हमारे पास थी टेक्नोलॉजी इतनी, तो हमने पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में देखा ना, पृथ्वी एयर व्हीकल में, है ना। हाँ, ये चीज़ GS रिवॉल्यूशन आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च करोगे चैनल मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर सर्च करोगे GS रिवॉल्यूशन का एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। ये लेखपाल के पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, हमेशा आपके पास एक टारगेट हो, जो भी आपके डाउट हो वो सॉल्व हो, टेस्ट होते रहे, मतलब एक पूरा माहौल ऐसा बना रहता है कि जो बाहर स्टूडेंट अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा है, तो यहाँ का स्टूडेंट 4-5 घंटे पढ़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएगा, PDF मिल जाएंगी, वैल्यू एडिशन क्लास आएंगी, उनके भी वीडियो PDF मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट खत्म होता है, डेली टास्क टारगेट ये सब चीज़ें होती रहती है, ग्रुप कॉल होती रहती है। कैसे ज्वाइन करना है? GS रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, ठीक है। ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ऑल कोर्सेज करके ऑप्शन आएगा, या फिर स्टोर ऑप्शन आएगा ऐप के अंदर, वहीं से जो भी कोर्स परचेज करना है कर सकते हो। बाकी और भी बैच चल रहे थे, इसका तो एग्ज़ाम हो चुका है। UPSI का बैच चल रहा है, इसमें भी आपका 200 नंबर का, जिसमें GS है, हिंदी है, मूल विधि है, सब कुछ खत्म कराया है, केवल मैथ और रीजनिंग को छोड़ के। इसको ही ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर कॉल कर सकते हो। बाकी शेयर ज़रूर करें, आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो जिस भी स्टूडेंट को लेखपाल की तैयारी करनी है उसके साथ शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।